गुड आफ्टरनून दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का राजस्थान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय क्या क्या हुआ उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जो है मराठाओं के साथ जो रियासतों के संघर्ष था उसके बारे में हमने पढ़ा था। और दोस्तों 1857 की क्रांति को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई राजस्थान के में अंग्रेजों का आगमन हुआ क्यों। तो अंग्रेजों के आगमन के राजस्थान के अंदर बहुत सारे कारण थे, जिनमें अगर प्रमुख कारण की बात करें तो जब अंग्रेज आए थे उससे पहले जो है राजस्थान के अंदर मराठे जो थे पैसे लेके युद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। जो हमने देखा था बूंदी के अंदर हमने देखा था, जोधपुर में हमने देखा था, मेवाड़ के अंदर हमने देखा था, जयपुर में हमने देखा था कि जो मराठे हैं वो पैसे लेके जो है एक दूसरे को राजा बना रहे थे, किसी को राजा पद से हटा रहे थे। तो कुल मिला के जो मराठाओं को जो हस्तक्षेप है वो रेगुलर क्या कर रहा था, बढ़ता जा रहा था। और मराठों को ये लगने लगा था कि भाई मुगलों के बाद में अब जो राजपूताना है वो मराठों के अधीन होना चाहिए। दूसरा कारण ये था कि भाई जो अव्यवस्था और घोर अराजकता फैल रही थी राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो मुगल भी थे राजस्थान के अंदर और मराठा जो है पैसे लेके कभी राजाओं को हटा रहे थे, किसी राजाओं को बिठा रहे थे। तो जो है इनकी वजह से जो राजाओं को सैन्य सहायताओं की भी आवश्यकता पड़ रही थी, और सैन्य सहायता किससे लेते थे, ये मराठाओं से लेते थे। तीसरा, रियासतों के मध्य आपसी विवाद। जहाँ भी राजा होंगे वहाँ रियासतों के मध्य अपना विवाद होगा ही होगा, क्योंकि सब अपना अपना जो क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। चौथा, राजाओं और सामंतों के बीच में आपसी विवाद। जब हम आगे किसान आंदोलन पढ़ेंगे हम देखेंगे कि भाई जो राजा और सामंतों के बीच में कितने विवाद होते हैं कर को लेके। तो राजा और सामंतों के बीच में आपसी विवाद बढ़ रहे थे। दूसरा, नेक्स्ट कारण ये था कि भाई जो पिंडारी थे, जैसे कि अमीर खान पिंडारी, तो ये क्या करते कि भाई लूट मार करते हैं। लूट मार करते तो वो उनको क्या चाहिए थी, प्रोटेक्शन चाहिए थी लोगों की। अब प्रोटेक्शन उनको रियासत के दूसरे राजा तो दे नहीं सकते, तो उसके लिए भी वो किसकी तरफ जा रहे थे, अंग्रेजों की सहायता मांगने चाह रहे थे। चौथा कि भाई जो अंग्रेज थे हेस्टिंग और वेलेस्ली, वो चाहते थे कि भाई जो अंग्रेजी राज्य का विस्तार है वो राजपूताना क्षेत्र के अंदर भी हो। तो हेस्टिंग और वेलेस्ली की जो बढ़ती साम्राज्यवादी नीति भी अंग्रेजों के राजस्थान के अंदर आगमन का एक मुख्य कारण थी। 1798 ईस्वी के अंदर जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने अंग्रेजी शासन के विस्तार के लिए एक सहायक संधि प्रारंभ की। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि विस्तार की उसका सन भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ कब की, तो 1798 ईस्वी के अंदर की थी। और इस सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या क्या थी, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी नीति उसका साम्राज्यवादी जो है विस्तार करना चाहते थे शासन का, तो नीतियां भी ऐसी होगी जो कि अंग्रेजों को फेवर करे। तो पहली अंग्रेजों की ये शर्त थी, इस सहायक संधि की शर्त थी कि कोई भी जो अंग्रेजों की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी की अनुमति के बिना शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं दे सकते। अब इस शर्त से अंग्रेजों को ये फायदा हुआ कि भाई उस समय जो अंग्रेजों के दुश्मन थे, जैसे कि भाई फ्रांस था जो कि साउथ के अंदर था, टीपू सुल्तान था साउथ में था, तो ये लोग क्या करते थे कि भाई जो दूसरे रियासतों के राजाओं की जो सहायता लेते थे या उनका जो शरण, ये कहीं पे उनसे शरण लेते थे, तो वो काम क्या हो गया, बंद हो गया। यानी अंग्रेजों ने जिन जिन के साथ में सहायक संधि कर ली, अब वो राजा जो उनके शत्रु जो भी है उनको ना तो शरण दे सकते ना उनको नौकरी दे सकते। तो यानी उनके जो शत्रुओं की जो शक्ति के अंदर जो इजाफा होना था, जो किसी से सहायता मांग सकते थे, अब वो उनसे सहायता नहीं ले सकते। दूसरा, इसकी शर्त थी कि भाई कंपनी की अनुमति के बिना कोई भी शत्रु राज्य से ना तो युद्ध कर सकता है, ना संधि कर सकता है, ना ही मैत्री कर सकता है। तो इस तरह से युद्ध नहीं कर सकता, संधि नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि जो रियासत की क्या होगी, विदेश नीति कंप्लीटली क्या होगी, खत्म होगी। किसी से मैत्री भी नहीं कर सकता। तो एक तरह से जो रियासत की जो संप्रभुता होती है वो कंप्लीट किसके होगी, अंग्रेजों के अधीन होगी। तीसरा, इस सहायक संधि की मुख्य शर्त थी कि भाई राज्यों की सुरक्षा हेतु कंपनी द्वारा एक सेना रखी जाएगी जिसका खर्चा जो है रियासत वहन करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो बिना पैसे के अंग्रेजों की क्या होगी, एक सेना तैयार हो गई। यानी सेना तो है अंग्रेजों की, क्योंकि उनको जो देसी सैनिक है उनके ऊपर भरोसा था नहीं, वो अपने ट्रेंड सैनिक रखते थे। और उन सैनिकों का जो खर्चा कौन उठाती थी, रियासत उठाती थी। यानी रियासत के पास में अपनी सेना भी नहीं थी। अगर अंग्रेज हट जाए, अंग्रेज जो है अंग्रेजों के अधीन अगर ये जो सहायक संधि ना करें, तो उनके पास में लड़ने के लिए जो सेना भी नहीं थी। चौथा था कि इसकी शर्त थी कि भाई इनके दरबार के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट की जो है नियुक्ति की जाएगी, जो कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वो हमेशा आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप करता है। और आंतरिक, अगर जो रियासत की जब आंतरिक नीति निर्माण के अंदर भी वो क्या करता है,
हस्तक्षेप करता है। इस तरह से एक कंप्लीट रियासत जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गई, क्योंकि वो आंतरिक जो नीति निर्माण है उसमें भी हस्तक्षेप करते थे। विदेश नीति कंप्लीट अंग्रेज़ों के अधीन हो गई थी। कोई भी युद्ध, मैत्री, समझौता वो कर नहीं सकते थे। 5वीं इसकी शर्त थी कि भई रियासतों की जो सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? कंपनी की होगी। जब ये सोचो कि भैया कि सभी रियासतों के साथ में ये अगर अंग्रेज़ सहायक संधि कर लेते हैं, तो कोई युद्ध करेगा ही नहीं और इनकी जो सेना भी फोकट के अंदर क्या हो गई? तैयार हो गई। तो इनको रियासतों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी क्या होगी? कंपनी की होगी। तो एग्ज़ाम के अंदर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर सहायक संधि की मुख्य शर्तों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसकी 5 मुख्य शर्तें हैं कि एक तो भई कंपनी की अनुमति के बिना कोई शत्रु राज्य किसी व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगा। ये कंपनी की अनुमति के बिना कोई युद्ध, संधि, मैत्री नहीं कर सकते। राज्यों की सुरक्षा हेतु इनकी जो सेना रखी जाएगी जो कि उसका खर्चा कौन उठाएगी? रियासत उठाएगी। एक ब्रिटिश रेज़िडेंट की नियुक्ति की जाएगी और ये जो वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और 5वीं कि भई जो रियासतों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? कंपनी की होगी। तो राजपूताने की तरफ से जो सबसे पहले जिसने ये जो अंग्रेजों से सहायता मांगते वो थे आमेर के प्रताप सिंह और वो मांगते 1799 के अंदर। तो राजपूताने की तरफ से सर्वप्रथम 1799 में आमेर शासक प्रताप सिंह अंग्रेजों की सहायता मांगते। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई मराठों से सर्वप्रथम सहायता कौन मांगता है? बूंदी की जो कछवा रानी थी वो मांगती है 6 लाख रुपए के अंदर भाई मराठाओं को बोलते भाई आओ और जो दयाल सिंह को हटा के जो उम्मेद सिंह को राजा बनाओ। उसी तरह से जो अंग्रेजों से सबसे पहले सहायता मांगने वाला शासक कौन था? आमेर शासक था प्रताप सिंह। दूसरी बात करें तो भाई अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के अंदर जो प्रथम संधि की गई थी सहायक संधि के तहत वो कही गई थी सितंबर 1803 के अंदर। भरतपुर का था शासक रणजीत सिंह के साथ में। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये प्रथम दौर की सहायक संधि है। हम पढ़ेंगे दूसरे दौर की भी सहायक संधि जो कि सन 1817-18 से स्टार्ट होती है 23 के अंदर सिरोही के साथ में जाके खत्म हो जाती है। तो सितंबर 1803 के अंदर अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में की गई प्रथम संधि कौन सी थी? सितंबर 1803 में भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह उनके साथ में। और राजस्थान के अंदर ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के अंदर प्रथम आक्रामक, रक्षात्मक और विस्तृत संधि अगर किसी ने की थी अंग्रेजों के साथ में तो वो की थी अलवर ने। और वो भी की थी नवंबर 1803 के अंदर और उस समय अलवर के जो शासक थे वो थे बख्तावर सिंह जी। तो ये दोनों एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें दूसरे दौर की जो है सहायक संधियां उनके बारे में। तो दूसरे दौर की सहायक संधि की जो हुई थी उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। और दूसरे दौर की जो सहायक संधियों की जो सबसे पहली संधि हुई थी वो हुई थी करौली के साथ में। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और जिसके साथ हुई थी उस समय करौली का शासक था हरबख्श पाल और ये हुई थी नवंबर 1817 के अंदर। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है कि भाई जो करौली है जिसके साथ दूसरे दौर की सबसे प्रथम संधि हुई थी और बीकानेर और जैसलमेर ये अंग्रेजों को तीनों ही तीनों क्या नहीं देते थे? टैक्स नहीं देते थे, खिराज नहीं देते थे। और बीकानेर और जैसलमेर तो ऐसे थे जो क्या मराठों को भी टैक्स नहीं देते थे, लेकिन करौली जो है ये क्या करता है? मराठों को तो टैक्स देते थे लेकिन अंग्रेजों को नहीं देते थे। और अंग्रेजों को नहीं देने का कारण ये था कि दूसरे दौर की प्रथम संधि था तो इसके लिए एक तरह से स्पेशल ऑफर वाली बात थी। तो अंग्रेजों द्वारा जो अंतिम संधि कही ये करी गई थी दूसरे दौर के अंदर वो करी गई थी सिरोही के साथ में और वो हुई थी सितंबर 1823 के अंदर। तो दूसरे दौर की प्रथम संधि तो हुई इसके साथ में करौली के साथ में और दूसरे दौर की जो अंतिम संधि हुई वो हुई सिरोही के साथ में सितंबर 1823 के अंदर। और सिरोही का जो शासक था वो था शिव सिंह। अब हम बात करें कि भाई कोटा के अंदर अंग्रेजों की जो संधि है कोटा के बारे में। कोटा को पढ़ना इसलिए जरूरी है, कोटा के अंदर क्या दो संधि होती है उसके साथ में पूरक संधि भी। दूसरी संधि जो होती है उसको कहते हैं पूरक संधि। तो कोटा के अंदर दिसंबर 1817 के अंदर संधि होती है और कोटा का उस समय जो शासक रहता है वो तो रहता है उम्मेद सिंह और उनका जो प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो रहता है जालिम सिंह जाला। जो किसी मुख्य सेनापति बोल दो उसको प्रशासक बोल दो, वो कौन रहता है? जालिम सिंह जाला। तो इसमें कोटा में क्या होता है कि जो मेन मुख्य संधि होती है उसके साथ में एक पूरक संधि भी जो है अंग्रेज करते हैं और वो अंग्रेज करते किसके साथ में? जालिम सिंह जाला के साथ में। और इसके अनुसार जो उम्मेद सिंह है यानी जो राजा है उसके वंशज तो हमेशा क्या रहेंगे? राजा ही रहेंगे। और जो जालिम सिंह जो क्या है प्रशासक, उसके जो वंशज है वो हमेशा प्रशासक तथा सेनापति होंगे और सत्ता जो है इन्हीं के पास में रहेगी। तो ये अंग्रेजों के साथ में एक पूरक संधि करने वाला स्टेट कौन था? कोटा। कोटा में किसने की थी? इनके प्रशासक जालिम सिंह जाला ने की थी।
अंग्रेजों ने जो अपनी तरफ से राजस्थान के अंदर कोई रियासत स्थापित की थी, तो जो प्रथम रियासत जो उन्होंने स्थापित की थी वो थी टोंक रियासत थी, और वो करी थी नवंबर 1817 में। हमने देखा था कि भाई जो टोंक वाला जो एरिया था उसके अंदर अमीर खान जो पिंडारी है वो क्या करता है, लूटपाट करता है। तो उस लूटपाट से बचने के लिए और उसको जो है सेटल करने के लिए, पिंडारियों की जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए टोंक को जो एक रियासत के रूप में तथा अमीर खान पिंडारी को जो एक शासक के रूप में ये क्या दे देते हैं, अंग्रेज मान्यता दे देते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो दूसरी और अंतिम रियासत थी, पहली तो हमने देख ली टोंक, और दूसरी और अंतिम रियासत थी वो कौन सी, झालावाड़। और झालावाड़ का गठन हुआ था 1838 के अंदर, और जो जालिम सिंह झाला उनका पोता रहता है मदन सिंह झाला, वो उसको क्या बना देते हैं, झालावाड़ का प्रशासक बना देते हैं। तो मदन सिंह झाला ने जो कोटा से पृथक नई रियासत झालावाड़ की स्थापना की थी, किस ईयर के अंदर की थी, 1838 के अंदर की थी। अब हम बात करते हैं कि भाई जब ये राजस्थान के अंदर जब संधियां हो रही थी, तो संधियों के समय जो है अंग्रेज प्रतिनिधि राजस्थान के अंदर कौन कौन थे। तो मुख्य अंग्रेज प्रतिनिधि के नाम एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो एक तो था चार्ल्स मेटकॉफ, और दूसरा था जॉन मॉलकम। जॉन मॉलकम आपको आंसर तब लिखना है जब ये पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि भाई जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर इन्होंने क्या करी थी, विशेष भूमिका निभाई थी। अदरवाइज संधियों के समय अंग्रेज प्रतिनिधि कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ। और अगर स्पेशली पूछ लिया जाए डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में विशेष भूमिका के बारे में, तो फिर आपको आंसर टिक करना है जॉन मॉलकम। तो करौली एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि मराठों को तो टैक्स देता था, लेकिन उपहार रूप में अंग्रेजों ने इसे क्या रखा था, कर मुक्त रखा था, क्योंकि दूसरे दौर की सबसे पहली सहायक संधि किसके साथ में हुई थी, करौली के साथ में। तो जब अंग्रेजों की सहायक संधियां राजस्थान की रियासतों के साथ हुई थी, तब राज्य उस रियासत का जो प्रशासक यानी राजा कौन था उसके बारे में हम बात करते हैं, और मुख्य रियासतों के राजा के नाम हमें जो याद होने चाहिए। तो अगर हम बात करें कि भाई भरतपुर फर्स्ट दौर, प्रथम दौर की बात कर रहे हैं, हमने बात कर चुके हैं, पहले भरतपुर की हुई थी, अलवर की हुई थी। ये सितंबर 1803 के अंदर हुई थी, नवंबर 1803 में हुई थी। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह था, और अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। धौलपुर की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टोंक का हमने देख लिया, पहली स्थापित रियासत थी, तो वो किसको दी थी, अमीर खान पिंडारी को। करौली के बारे में हम देख चुके हैं, भी हरबख्शपाल था, 1857 के अंदर हुआ था, इनसे टैक्स जो है छूट दे दिया। कोटा के अंदर जो शासक था, कोटा की भी किसके साथ में संधि का वर्ष था, अंग्रेजों के साथ में, 1817। और कोटा का जो शासक था वो कौन था, उम्मेद सिंह, और इनके साथ में क्या हुई थी, पूरक संधि। इसी तरह से अगर बात करें जयपुर, जयपुर के साथ में कब हुई, 1818 के अंदर, और जयपुर का शासक कौन था, मान सिंह। जोधपुर की बात करें तो जयपुर का शासक था जगत सिंह सेकंड, और जोधपुर का जो शासक था वो मान सिंह। पहले क्या जयपुर के साथ होती है, उसके बाद में जोधपुर के साथ में होती है, इसलिए। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की जो है अंग्रेजों के साथ में संधि होती है 1818 के अंदर, और उदयपुर का प्रशासक रहता है भीम सिंह। इसी तरह से बूंदी है, बीकानेर के अंदर जो है सूरत सिंह। ये उनके नाम इतने, जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही। सिरोही याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सिरोही है वो सबसे लास्ट जो अगर किसी रियासत की अंग्रेजों के साथ में संधि हुई तो वो थी सिरोही, और उस समय जो सिरोही के शासक थे वो थे शिव सिंह। तो ये तो था कि भाई हमारे जो है अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था, अंग्रेजों के साथ में कैसे कैसे संधियां हुई थी। अब बात करते हैं कि भाई उस समय जो अंग्रेजों का जो एक प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसे थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें कि भाई देश में तो था हमारे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से राज बताने में उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की थी, एसजीजी। एसजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल का राजस्थान के अंदर क्या था, एक एजेंट था राजपूताने का। और गवर्न एजेंट जो था ये एजीजी, इसके अंडर में होते थे पॉलिटिकल एजेंट, जो कि रियासतों के अंदर जिनकी क्या करी हुई थी, नियुक्ति करी हुई थी। तो यानी जो रियासतों के अंदर हमने देखा था कि भाई एक पॉलिटिकल एजेंट की जो नियुक्ति की जाएगी, तो ये थे रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट। तो ये हमारा इसका जो अंग्रेजों का उस समय राजपूताने के अंदर प्रशासनिक एक हिरार्की थी कि भाई कैसे क्या काम होता है। तो एजीजी की जो पोस्ट हुई थी, क्रिएट हुई थी, वो हुई थी 1832 के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उस समय जो एजीजी का मुख्यालय था वो कहाँ पे था, अजमेर। अजमेर क्या आता है, राजस्थान के सेंटर में आता है, तो पूरे सेंटर से जो है इसको पूरे राजस्थान को कंट्रोल करना है क्या था, आसान था। तो इसका जो एजीजी मुख्यालय कहाँ था, अजमेर के अंदर। किस ईयर में खुला था एजीजी मुख्यालय, 1832 के अंदर। सबसे पहला जो एजीजी था उसका नाम था मिस्टर लॉकेट, MR लॉकेट। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई राजस्थान के प्रथम जो है एजीजी कौन थे, तो वो थे MR लॉकेट।
फिर 1845 के अंदर जो इसका एजीजी का मुख्यालय वो कहाँ शिफ्ट कर दिया था, माउंट आबू के अंदर स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि अजमेर में भी गर्मी पड़ती है, माउंट आबू के अंदर मौसम कैसा रहता है, सुहाना। तो 1845 के अंदर इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया, माउंट आबू। 1852 के अंदर इसका जो एजीजी था राजस्थान के अंदर वो था पैट्रिक लॉरेंस, उसको क्या कर दिया, राजस्थान का एजीजी नियुक्त कर दिया। और जब 1857 की जब राजस्थान के अंदर क्रांति हुई थी तब राजस्थान का जो एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। तो इसलिए भी पैट्रिक लॉरेंस का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो वो थे पैट्रिक लॉरेंस। अब हम और फैक्ट के बारे में बात करें तो बात करते हैं कि भाई जो मेरवाड़ा बटालियन है, मेरवाड़ा क्षेत्र आता है ब्यावर वाला, जहाँ पे मेरों पे नियंत्रण रखने के लिए जो है उन्होंने स्थापना कर दी थी मेरवाड़ा बटालियन की। एग्जाम में ईयर वाइज आपको याद रखनी है कि भाई कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी, 1822 के अंदर। इसी तरह से 1836 के अंदर जो है जोधपुर लीजन की स्थापना हुई थी। और 1841 के अंदर जो है भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी, वो कहाँ हुई थी, खेरवाड़ा के अंदर। तो ब्यावर की स्थापना हुई थी, ब्यावर के अंदर हुई थी 1822 के अंदर, खेरवाड़ा के अंदर हुई थी 1841 के अंदर, एरिनपुरा के अंदर हुई थी 1836 के अंदर। ये तीनों हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तीनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ईयर वाइज इम्पोर्टेंट है। तो मेरवाड़ा बटालियन की जो स्थापना हुई थी मेरों पे नियंत्रण के लिए, मेवाड़ भील कोर की हुई थी भीलों पे नियंत्रण करने के लिए। अब हम बात करें कि भाई जब 1857 की क्रांति हुई थी तब हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और उस समय जो एजीजी थे वो हम पढ़ चुके हैं, एजीजी कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। अब बात करते हैं कि जब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे तब रियासतों के अंदर हमारे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, इनकी क्या क्या भूमिका थी। तो भूमिकाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में। अभी देख लेते हैं हम इनके नाम क्या क्या थे। तो जो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था ईडन। जोधपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेक मोशन, इसका जो है गला काट के लटका देते हैं। कोटा के अंदर पॉलिटिकल एजेंट होता है बर्टन, उसकी हत्या हो जाती है। उदयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट होता है शावर्स। भरतपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट होता है मैक मॉरिसन, जिसको कि जो है राज्य छोड़ने की सलाह दी जाती है। तो ये पांचों तो जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। सिरोही का, प्रतापगढ़ का जो है अभी तक नहीं पूछा हुआ। सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी हॉल, और प्रतापगढ़ के अंदर था रॉक। अब हम बात करें कि भाई राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी और उनके अंदर जो है क्रांति का प्रारंभ कब कब हुआ, एग्जाम के अंदर बिल्कुल डेट पूछी हुई है। तो राजस्थान के अंदर जो है उस समय जो है 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। एक थी, सबसे बड़ी थी नसीराबाद जो कि अजमेर जिले में आती है, फिर आती नीमच जो कि एमपी में आती है आज, एक आता देवली, एक आता एरनपुरा, एक आता ब्यावर और एक आता खेरवाड़ा। तो इन 6 में से जो 4 सैनिक टुकड़ियां हैं, नसीराबाद है, नीमच है, देवली है, एरिनपुरा, इन्होंने तो क्या 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा है, इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो नसीराबाद के अंदर जो इसका जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 28 मई से। फिर नीमच के अंदर हुआ 3 जून के अंदर। फिर नीमच वाले जा रहे थे रास्ते में, फिर उनको मिल गए देवली वाले, तो देवली के अंदर हुआ था क्रांति का प्रारंभ 5 जून को। और एरिनपुरा के अंदर हुआ था क्रांति का प्रारंभ 21 अगस्त को। तो ये तारीखें भी इंपॉर्टेंट है इसकी कि भाई क्रांति का प्रारंभ कहाँ पर कब कब हुआ, तो 28, 3, 5, 21 ये आपको याद होना चाहिए। और ब्यावर और खेरवाड़ा जो है उन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि भाई 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी कि भाई जो अंग्रेजों का राजस्थान के अंदर आगमन हुआ तो वो क्या क्यों हुआ, उसके मुख्य कारण क्या क्या थे, और कहाँ पर हमने कौन कौन सी जो अंग्रेजों ने राजस्थान के राजपूताना शासकों के साथ में जो संधियाँ करी, वो सारा हमने डिटेल के अंदर पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। थैंक यू। और आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।